आज का हमारा टॉपिक है COPD क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, जो कि एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है और इसके अलावा इसमें क्रॉनिक कफ होता है। अगर आपको COPD के अंदर ब्लू ब्लोटर्स और पिंक पफर के बारे में सही डायग्नोसिस नहीं है, तो आप COPD के बारे में भी एग्ज़ाम में अच्छे से नहीं अटेम्प्ट कर सकोगे और ना ही इसको डायग्नोज कर सकोगे। COPD क्या है, इसके अंदर क्या होता है, ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे हम इस वीडियो में, ताकि आप 100% अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर हो सकें। ऑल्सो फॉलोइंग द ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर क्रॉनिक लंग डिजीज़ गाइडलाइंस। हम COPD के बारे में डेफिनेशन से लेकर के ट्रीटमेंट तक सारी चीज़ें कवर करेंगे। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, क्रॉनिक का मतलब होता है लॉन्ग ड्यूरेशन, ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है ब्लॉकेज एंड पल्मोनरी का मतलब होता है लंग्स। तो COPD एक क्रॉनिक प्रोग्रेसिव लंग डिजीज़ है, मीन्स ये लॉन्ग ड्यूरेशन है और स्लोली प्रोग्रेस करने वाली डिजीज़ है, हमारे लंग्स को अफेक्ट करती है। इसे हम करेक्टराइज करते हैं कि इसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन होता है, जिस वजह से एयरवेज में से एयर फ्लो नहीं हो पाता है, और इसके साथ क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होती है एयरवेज में, हमारे ईयर सैक्स को, एयरवेज को डैमेज हो जाता है, या एल्वियोलाई के अंदर में इलास्टिक रिकॉइल नहीं हो पाता है, जिस वजह से इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाती है, और इसमें क्या होता है, डिफ्लेट नहीं हो पाते हैं अच्छे से हमारे ईयर सैक्स, जो एयर है वो उनके अंदर ही रहता है, CO2 वहाँ पे ही रहता है एल्वियोलाई के अंदर, क्योंकि गैसेस एक्सचेंज पूरी तरह से नहीं हो पाता। और इससे क्या होता है, ये रिवर्सिबल नहीं होती है पूरी तरह से, पार्शियली रिवर्सिबल होती है। इसी वजह से COPD में से अस्थमा को बाहर निकाला गया, क्योंकि अस्थमा जो है वो रिवर्सिबल डिजीज़ है और COPD जो है इसके कंडीशंस रिवर्सिबल नहीं होते हैं, ये पार्शियली रिवर्सिबल होता है। इसको हम दूसरा नाम कोल्ड यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ भी बोलते हैं। COPD दो डिजीज़ का कॉम्बिनेशन होता है, एम्फाइसेमा एंड क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। एम्फाइसेमा ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे ईयर सैक्स के अंदर लॉस ऑफ इलास्टिन प्रोटीन होता है, जिससे इलास्टिक रिकॉइल ख़त्म होता है एल्वियोलाई का, और रिजल्ट होता है कि एल्वियोलर डिस्ट्रक्शन होता है। एम्फाइसेमा वाले पेशेंट के लिए पिंक पफर टर्म यूज़ की जाती है, जिसमें क्या होता है, पिंक स्किन हो जाती है हाइपर वेंटिलेशन की वजह से, और फोर्सफुल ब्रीदिंग होती है जिससे पफिंग होती है। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की बात करेंगे तो इसमें क्रॉनिक लॉन्ग टर्म इन्फ्लेमेशन होता है एयरवेज का, जिससे ब्लॉकेज हो जाती है एयरवेज के अंदर, उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है और एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन हो जाती है, और इसकी वजह से ही वहाँ पे क्रॉनिक कफ होता है, जो कि लास्ट करती है 3 मंथ्स फ्रॉम द 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स। ब्लू ब्लोटर्स की बात करें तो ये टर्म है जो यूज़ की जाती है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस वाले पेशेंट के लिए। इसको ब्लू ब्लोटर्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें साइनोसिस होता है ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन, हाइपोक्सीमिया होता है इस वजह से, और ओवरवेट होता है पर्सन, ओबेसिटी होती है। अगर हम कॉज की बात करेंगे तो COPD का प्राइमरी कॉज स्मोकिंग होता है, जिसमें 70% केसेस सिगरेट स्मोकिंग से अराइज होते हैं। ये जेनेटिक हो सकता है, इसमें अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी होती है। गोल्ड गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग SERPINA1 जीन म्यूटेशन की वजह से एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी जो होती है, उस वजह से COPD होता है। इसके अलावा जीन एनवायरनमेंट इंट्रैक्शन जो होता है थ्रू आउट द लाइफ टाइम एक इंडिविजुअल के, वो भी कॉज बनता है COPD का। एयर पोल्यूशन की वजह से होता है, क्योंकि एयर पोल्यूशन की वजह से एक पर्सन इनहेल करता है टॉक्सिन्स को, टॉक्सिक पार्टिकल्स को, जिसकी वजह से उसको इन्फेक्शन हो सकता है और COPD कॉज होता है। इसके अलावा इन्फेक्शंस जो होते हैं, सेकेंडरी इन्फेक्शंस रेस्पिरेटरी वाले, उनसे भी होता है। और ऑक्यूपेशनल केमिकल्स, जैसे कोई पर्सन उस जगह पे काम करता है जहाँ पे उसको एक्सपोजर रहेगा केमिकल से या डस्ट से। एज की अगर बात करेंगे तो विद एज लंग्स का इलास्टिक रिकॉइल लॉस होता है और इलास्टिसिटी कम होती रहती है, जो कि कॉज बनता है COPD का। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की बात करेंगे यानी साइन सिम्टम्स, तो सबसे पहले हम 6 की साइंस देखेंगे COPD के क्या हैं, जिसमें से 3 साइंस आते हैं क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के और 3 साइंस आते हैं एम्फाइसीमा के। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस को देखेंगे तो सबसे पहले साइनोसिस होता है, ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाएगी स्किन में, लिप्स में और फिंगर टिप्स में, क्योंकि हाइपोक्सीमिया होगा, लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा। क्रॉनिक प्रोडक्टिव कफ होगा, मीन्स लॉन्ग ड्यूरेशन स्प्यूटम वाली कफ होगी यहाँ पे, और पेरिफेरल एडिमा होगा। एम्फाइसेमा के अंदर हम देखते हैं बैरल शेप्ड चेस्ट होता है, जिसमें चेस्ट का डायमीटर जो है एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर इंक्रीज होता है। पर्सन लिप ब्रीदिंग होती है पर्सन की, और वेट लॉस होता है, जो मैंने पिंक पफर में आपको शो किया था।
बाकी सिम्टम्स को अगर हम देखेंगे तो एक्टिविटी लिमिटेशन होगा, पर्सन ज़्यादा काम नहीं कर सकेगा, ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर सकेगा क्योंकि उसका ऑक्सीजन लेवल बॉडी का कम रहता है तो उसके अंदर टॉलरेंस भी कम रहेगी। अक्यूट एक्सरबेशन होता है पर्सन को, मीन्स जो सिम्टम्स हैं वो वर्सन होते हैं। क्रॉनिक परसिस्टेंट कफ रहेगा, जो मैंने आपको कहा 3 मंथ्स फ्रॉम 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स। माल नरिश्ड रहेगा क्योंकि इसके अंदर पर्सन को जब स्प्यूटम प्रोडक्टिव कफ होगी तो उस वजह से ये खा नहीं पाएगा, एनोरेक्शिया होगा तो पर्सन माल नरिश्ड होगा। बैरल शेप्ड चेस्ट एयर ट्रैपिंग होगी उसके अंदर क्योंकि जो हमारे एल्वियोलाई है वो डैमेज होंगे, वो पूरी तरह से रिकॉइल नहीं हो पाएंगे, उनकी इलास्टिसिटी डिक्रीज होती है, ख़त्म हुई होती है, तो उसकी वजह से उसके अंदर CO2 जो है ट्रैप होता है, एयर ट्रैपिंग होती है और जो लंग्स है वो हाइपर इन्फ्लेटेड बन जाते हैं। हाइपोक्सीमिया होगा, डिक्रीज्ड ऑक्सीजन लेवल इन ब्लड। पॉलीसाइथीमिया हो सकता है, ये इसकी कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है। पॉलीसाइथीमिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारी बॉडी बहुत सारे RBCs बनाती है क्योंकि बॉडी की रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन की फुलफिल नहीं हो पाती है रेस्पिरेशन के थ्रू, तो इस रिस्पॉन्स में बॉडी बहुत सारे RBCs बनाती है जिस वजह से ब्लड थिकनिंग होती है और क्लॉट्स बनते हैं और स्ट्रोक और हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ता है। इसके अलावा फटीग होता है, कोर्स क्रैकल्स होंगे पर्सन के अंदर प्रेजेंट, जैसे वीजिंग होगा, क्रैकल साउंड्स होंगे और चेस्ट टाइटनेस हो जाएगी पर्सन को। पैथोफिजियोलॉजी की अगर हम बात करेंगे तो ड्यू टू कॉज, फॉर एग्जांपल स्मोकिंग हो गया, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, उस वजह से स्क्रीशंस बढ़ जाएंगी, जैसे स्पूटम प्रोडक्शन बढ़ जाएगा और इसके अलावा म्यूकस प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ होगा जो कॉज करेगा ऑब्स्ट्रक्शन, और ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से नैरोइंग हो जाएगी एयरवेज की, साथ में इलास्टिन प्रोटीन भी ज़्यादा रिलीज़ हो जाएगा। इंक्रीज रिलीज जब हो जाएगा इलास्टिन प्रोटीन का तो उस वजह से इलास्टिक रिकॉयल लॉस हो जाएगा और क्या कॉज करेगा, एयरवे डैमेज हो जाएगा। जब एयरवे डैमेज हो जाएगी, इलास्टिक रिकॉयल लॉस हुआ होगा तो वहाँ पे पूरी तरह से ये डिफ्लेट नहीं हो पाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो वहाँ पे एयर सेक्स के अंदर ही प्रेजेंट रहेगा, ट्रैपिंग हो जाएगी उसकी। इसी की वजह से गैसेस एक्सचेंज जो है वो इम्पेयर्ड हो जाएगा और हमें बॉडी को जो है ऑक्सीजन नहीं मिलेगा पूरी तरह से, तो हाइपोक्सिया होगा, हाइपोक्सीमिया होगा और हाइपरकैप्निया होगा, यानी हमारे बॉडी और ब्लड के अंदर ऑक्सीजन लेवल कम होगा और कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इंक्रीज़ होगा जिससे कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा। पॉलीसाइथीमिया यानी ब्लड के अंदर, बॉडी के अंदर में RBCs का इंक्रीज़ होना जो कि कॉज करेगा कॉर पल्मोनिल यानी राइट साइडेड हार्ट फेलियर। अगर कॉम्प्लिकेशंस की हम बात करेंगे तो एक्यूट एक्सरबेशन होगा यानी सिम्टम्स का वर्सन होना, पल्मनरी इन्फेक्शंस हो जाएंगे, पल्मनरी हाइपरटेंशन हो जाएगा, रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, इसके अलावा कॉर पल्मोनिल हो सकता है जो मैंने आपको कहा, न्यूमोथोरिक्स हो सकता है, कोलैप्स्ड लंग ड्यू टू वीक लंग टिश्यूज़, पॉलीसाइथीमिया होगा, इंक्रीज्ड RBCs, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम भी हो सकता है इसकी वजह से, निमोनिया हो सकता है और लंग कैंसर हो सकता है। स्टेजेस की अगर बात करेंगे तो COPD की 4 स्टेजेस होते हैं। स्टेज फर्स्ट माइल्ड COPD जिसमें माइल्ड एयर फ्लो लिमिटेशन होता है, कफ होती है और स्प्यूटम प्रोडक्शन होता है। पर्सन को फील हो सकता है कि उसके लंग्स नॉर्मली फंक्शन नहीं कर रही है। स्टेज सेकेंड मॉडरेट COPD जिसमें एयर फ्लो लिमिटेशन ज़्यादा हो जाएगी, वर्सन होगी। डिस्नी ऑन एक्सर्शन होगा, मीन्स जब एक्सरसाइज एक्टिविटी करेगा उस टाइम पे उसको ब्रेथलेसनेस फील होगी और मेडिकल हेल्प उसको चाहिए होगी। स्टेज थर्ड की बात करेंगे तो वो होता है सीवियर COPD। इसमें इंक्रीज्ड एयर फ्लो लिमिटेशन होगा, डिस्निया होगा और डिक्रीज्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ होगा, मीन्स वो बीमार फील करेगा। स्टेज फोर्थ वेरी सीवियर COPD जिसमें सीवियर एयर फ्लो लिमिटेशन होती है, सिग्निफिकेंट रिडक्शन होता है, विजिबल रिडक्शन होता है क्वालिटी ऑफ लाइफ में, और इसके अलावा एक्सरबेशन इतनी होती है, सिम्टम्स बहुत ज़्यादा वर्सन होते हैं कि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन अराइज होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं डायग्नोस्टिक एवेलुएशंस। सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन हम करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, पल्मनरी फंक्शन टेस्ट हम यहाँ पे करेंगे पेशेंट का, स्पायरोमेट्री हम परफॉर्म करेंगे जिससे हमें पता लगेगा एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन कितना है, FEV1 से हमें पता लगेगा
कि 1 सेकेंड के अंदर फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम कितना है एक पर्सन के लंग्स का। साथ में हम FEV1 और FVC यानी फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी का रेशियो देखेंगे। अगर वो बिलो 0.7 होगा या 70% से कम होगा, दैट मीन्स पर्सन को COPD है। चेस्ट इमेजिंग में आएगा चेस्ट एक्सरे, CT स्कैन हम देखेंगे ताकि हमें पता लगेगा जो लंग्स है वो हाइपर इन्फ्लेटेड है या फिर डिजीज़ की प्रोग्रेशन कितनी है, वो हमें CT स्कैन से पता लगेगा। इसके अलावा हम ABG आर्ट्रियल ब्लड केस एनालिसिस करेंगे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल्स को मेजर करने के लिए। AAT स्क्रीनिंग करेंगे जिससे हमें पता लगेगा जेनेटिक रीज़न है कि नहीं। इसके अलावा पल्स ऑक्सीमेट्री हम देखेंगे जिसमें हम देखेंगे SpO2 कितना है, ऑक्सीजन सैचुरेशन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है। मॉडिफाइड मेडिकल रिसर्च काउंसिल डिस्निया स्केल, ये हमें आती है गोल्ड गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग MMRC, जिसमें हम क्वेश्चनरीज के बेस पे देखते हैं पर्सन का सीवियरिटी कितना है COPD का। दूसरा हम यहाँ पे CAT COPD असेसमेंट टेस्ट करते हैं। इसमें भी हम 8 क्वेश्चंस पूछते हैं पेशेंट को गोल्ड गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, तो चेक कि उसका जो प्रोग्रेशन है डिजीज़ का कितना है। इसके अलावा हम स्प्यूटम कल्चर करते हैं ताकि हमें इन्फेक्शन का पता लगे। ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो इसके गोल होते हैं ट्रीटमेंट के रिड्यूस सिम्टम्स एंड रिड्यूस रिस्क। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की बात करेंगे तो स्मोकिंग सेसेशन करेंगे जो इसका प्राइमरी कॉज होता है। इसमें 14 वीक स्मोकिंग सेसेशन प्रोग्राम कंडक्ट किया जाता है ताकि स्मोकिंग को प्रिवेंट कर सके। वैक्सीनेशन हम देंगे जिसमें इन्फ्लुएंजा वैक्सीन देंगे, SARS-CoV-19 वैक्सीन देंगे हम जो कि WHO और CDC रिकमेंडेड है। इसके अलावा न्यूमोकोकल वैक्सीन देंगे हम, रेस्पिरेटरी सिंशियल वायरस RSV वैक्सीन देंगे हम CDC के रिकमेंडेशन पे। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो ब्रोंकोडाइलेटर्स हम देंगे ताकि रिलैक्सेशन हो ईयरफॉल्स की। इसमें हम शॉर्ट एक्टिंग बीटा-2 एगोनिस्ट्स देते हैं जैसे साल्ब्यूटामॉल एंड आइप्रोट्रोपियम ब्रोमाइड। लॉन्ग एक्टिंग बीटा-2 एगोनिस्ट्स देते हैं जैसे साल्मेट्रॉल एंड टियोट्रोपियम। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे, एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन होता है, फॉर एग्जाम्पल ब्यूटीसोनाइड एंड फ्लूटिकासोन। म्यूकोलिटिक्स हम देंगे जैसे कि एसिटाइलस्टेन, और इसके अलावा एंटीबायोटिक थेरेपी देंगे जिसमें एजिथ्रोमाइसिन और एरिथ्रोमाइसिन देंगे। सपोर्टिव थेरेपी में हम ऑक्सीजन थेरेपी देंगे जिसमें लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी LTOT देंगे सीवियर कंडीशंस में, और एम्बुलेटरी ऑक्सीजन हम देंगे एक्टिविटी सपोर्ट के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे सर्जिकल मैनेजमेंट की, तो हम इसमें लंग वॉल्यूम रिडक्शन सर्जरी करते हैं LVRS, जिसमें हम रिमूव करते हैं डैमेज्ड या नॉन फंक्शनल पार्ट लंग्स का ताकि जो एक्टिव पार्ट्स हैं उनके थ्रू हमें एयर पैसेज हो सके, गैसेस एक्सचेंज हो सके। बुलेक्टॉमी हम करेंगे जिसमें क्या होगा, सर्जिकल रिमूवल हम करते हैं जो ईयर सैक्स अफेक्टेड होते हैं। बुलेक्टॉमी हम करेंगे जिसमें हम सर्जिकली रिमूव करेंगे वो बुले या ईयर सैक्स जो अफेक्टेड होंगे। इसके अलावा हम लंग ट्रांसप्लांटेशन करते हैं जब कोई भी दूसरी सर्जरी या ट्रीटमेंट काम नहीं करता, उस टाइम पे लंग ट्रांसप्लांटेशन की जाती है। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में हमें सबसे पहले स्मोकिंग सेसेशन करानी है क्योंकि यही प्राइमरी कॉज है। एयरवेज मॉनिटर करने हैं, ब्रीदिंग देखनी है, रेस्पिरेशन मॉनिटर करनी है, एयरवे क्लियरेंस हमें मेंटेन रखनी है सक्शनिंग से या फिर चेस्ट फिजियोथेरेपी प्रोवाइड करनी है हमें। ABG मॉनिटर करना है, SpO2 करना है हमें मॉनिटर, यानी हमें ऑक्सीजन सैचुरेशन देखनी है यहाँ पे क्या है, और रेस्पिरेटरी रेट देखना है पेशेंट का, वो मॉनिटर करना है। मेडिकेशन जैसे डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किए होंगे वो वैसे एडमिनिस्टर करने हैं, टाइमली राइट डोज प्रोवाइड करना है। सेमीफॉलर्स या फिर हाई फॉलर्स पोजीशन हमें पेशेंट को देनी है, जो मैंने यहाँ दिखाया है सेमीफॉलर्स और हाई फॉलर्स पोजीशन। इसके अलावा हमें पैलेटिव सपोर्ट हमें देना है, सपोर्टिव केयर हमें देनी है पेशेंट को, और इसके अलावा एनकरेज करना है डीप ब्रीदिंग के लिए, लिप ब्रीदिंग के लिए, क्योंकि उसको ऑक्सीजन की सफिशेंसी नहीं होती है तो वो थ्रो माउथ ब्रीद करता है उस टाइम पे। वाइटल साइंस मॉनिटर करने हैं हमें, प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है, हाई प्रोटीन मील्स देने हैं। ये जो हमें इसको मील्स देने हैं ये स्मॉल और फ्रीक्वेंट होने चाहिए। इसके अलावा हाइड्रेशन मेंटेन करनी है, वेट मॉनिटर करना है, पेशेंट को एजुकेट करना है डिजीज़ के रिगार्डिंग और इसके ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग,
और इसके अलावा साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना है पेशेंट को भी और उसकी फैमिली को भी